हाय डियर स्टूडेंट, आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक्सरसाइज 1 का हर एक क्वेश्चन का जवाब हम लोग, हर एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग देखेंगे। तो ठीक आज वो दिन आ गया है कि इसका जो पहला नंबर चैप्टर था, वो चैप्टर का नाम क्या था? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये न्यू बुक है एनसीईआरटी का, जो सरकारी स्कूल में आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ये न्यू बुक का ही सोल्यूशन है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन नंबर लास्ट तक के सब क्वेश्चन का जवाब इसमें मिलेगा, और हो सके तो नोटबुक लेकर बैठिएगा, उसको आप लिख लीजिए। समय पता है कि आप लिखिएगा नहीं, तो कम से कम सुन लीजिए, ठीक है। 1 से 2 बार आप सुन लीजिए, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही। आप अपना किताब खोल कर रख लीजिए, कम से कम मिला लीजिए अपना क्वेश्चन। करा उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को भरना है, और जिससे भरना है जो शब्द से वो शब्द भी यहाँ दिया गया है। पहला शब्द है तैरना, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इन्हीं सब शब्दों से नीचे दिए गए क्वेश्चन को भरना है आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी कर दिया है ये नया बुक में, ठीक है। तो पिछले वाले बुक से, पुराने वाले बुक से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कराए कम है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार या एक ही किस्म के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आप पुस्तक पढ़े होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि क्या कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? फसल कहते हैं। जब एक ही स्थान पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं ना, तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। फसल का परिभाषा भी ये है किताब में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, करा कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मतलब फर्स्ट स्टेप मिट्टी की खाली स्थान होती है। क्या होती है? तो जो पहला चरण होता है फसल उगाने से पहले, वो मिट्टी की तैयारी होती है। क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं क्या? ख का जो आंसर होगा वो तैयारी होगा। क्या होगा? तैयारी होगा। और ग का जो क्वेश्चन नंबर करा, ग की क्षतिग्रस्त बीज कहने का मतलब जो बीज खराब होते हैं, ठीक है। और जो बीज खराब होते हैं वो प्रकृति में क्या होते हैं? हल्के हो जाते हैं। करा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे, क्या करने लगेंगे? डांस करने लगेंगे? नहीं, वो तैरने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? यहाँ देखिए दिया भी गया है फर्स्ट में तैरने, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे क्या? तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जो बीज खराब होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं तो पानी पर तैरेंगे ही। अब करा कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से खाली स्थान खाली स्थान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर घ में 2 खाली स्थान है, तो कह रहा है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश तो होना जरूरी है। कह रहा है एवं मिट्टी से क्या क्या चाहिए? तो मिट्टी से जल और दूसरा क्या? पोषक। यहाँ भरा जाएगा क्या? जल तथा पोषक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जल और पोषक। तो आपको पता चल गया, तो आप भर लीजिए क्वेश्चन नंबर घ में जल और पोषक। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी किताब में ठीक इसी प्रकार से दिया गया होगा कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। ये देखिए कॉलम ए है और ये कॉलम क्या है? बी है। कॉलम ए में दिया गया खरीफ फसल, रबी फसल और क्या? रासायनिक उर्वरक और कार्बनिक खाद। तो इसको आप पढ़ लीजिए। एक बात बता दें कि मिलान चिन्ह वाला जो होता है, मिलाने वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे? अगर आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है तो 4 में से एक नया का आपको पता होगा, तो एक भी जो पता है सही से आपको, उसको आप पहले मिलाइएगा, ताकि ऑप्शन क्या हो जाए? घट जाए। फिर 3 ही को तो मिलाना रहेगा ना, गलती होने के चांस भी कम होते हैं, ठीक। तो पहला है खरीफ फसल। तो हम आपको बताते हैं कि खरीफ फसल की परिभाषा भी आप जानते हैं कि जिसको हम लोग जिस फसल को किस ऋतु में बोते हैं? बरसात के मौसम में बोया जाता है, ठीक है। तो परिभाषा उतना नहीं रखता है, मैंने इसका जो एग्जाम्पल याद रखना है वही सबसे बड़ी बात है। तो खरीफ फसल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? धान और मक्का यहाँ पर ही। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। तो यहाँ देखिए पहला का ई हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या है? रबी फसल है। तो रबी फसल क्या होता है? गेहूं, चना, मटर, ये रबी फसल है। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो गेहूं, चना और मटर है, ठीक है। तो ये हो जाती है क्या? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा के। और इसी तीसरा रासायनिक उर्वरक या उर्वरक आपको हम बताए थे जब लेक्चर पढ़ा रहे थे, तो ठीक है, जिसको हम लोग यूरिया, डीएपी चाहे कुछ भी बोलते हैं, जो खाद आता है किसमें? बोरा में आता है पैक होकर के, जो फैक्ट्री में बनता है, उसी को रासायनिक उर्वरक हम लोग कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरिया एवं सुपर फास्फेट, यानी कि तीसरा को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या है? कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद क्या है? ये हम बताए थे कि ये क्या होता है? खेतों में बनाया जाता है और आसानी से बन जाता है कम खर्च में, ठीक है। तो ये कार्बनिक खाद का हो जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर,
मूत्र एवं पादप अवशेष, यानी पेड़ पौधों का जो बचा हुआ हिस्सा होता है जो सड़ल के, उसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक खाद बोलते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था, ये आप लोग को गड़बड़ाने के लिए था, लेकिन आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है तो 4 को मिलाना है, एक आपको भटकाने के लिए मार्ग को, ठीक है। तो चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, आप हो सके तो अपने नोटबुक में उतार लीजिए, और नहीं तो आप 1 से 2 बार सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। कह रहा है क्या कि निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है किसका, निम्न मतलब नीचे में लिखा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कम है खरीफ फसल और दूसरा है क्या, रबी फसल। तो खरीफ फसल का एग्जाम्पल आपको देना है 2 गो, तो यहाँ पर लिखा गया खरीफ फसल, इसका एग्जाम्पल क्या, धान मक्का 2 से ज़्यादा ही है। आप याद रखिएगा सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये सब क्या है, तो खरीफ फसल के एग्जाम्पल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपको सीधा सीधी पूछ देगा कि बताइए सोयाबीन जो है वो किस फसल का, मतलब किस फसल के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना होगा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार रबी फसल है, करा गेहूँ, चना, मटर, सरसों, इसके अलावा और भी होता है तीसी, अलसी, ये सब क्या है, सब रबी फसल है, ठीक है। तो गेहूं के साथ जौ भी हो जाता है, ठीक, जौ भी रबी फसल, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव वाला कि चना या सरसों या तीसी या तो फिर क्या जौ किस फसल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा क्या, रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये सही फसलें कम पानी में ही उपज जाते हैं, जबकि ये फसलें, खरीफ वाला जो फसल है ये पानी अधिक खोजते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। जो भी शब्द दिया गया नीचे में, पहला है क्या, मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बुआई किसे कहते हैं उसके बारे में लिखना है। निराई क्या है इसके बारे में लिखना है। और थ्रेसिंग क्या है इसके बारे में लिखना है पैराग्राफ। तो चलिए पहला नंबर पॉइंट क्या है, मिट्टी तैयार करना। तो यहाँ मिट्टी तैयार करना, अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप 1.5 करके भी देख सकते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं 1.5 में भी, अन्यथा 1.2 भी कर, 1.5 या तो 2 का स्पीड से भी देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। करा है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि कृषि में हर एक जो काम होता है एक महत्वपूर्ण काम ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, कौन चीज, मिट्टी को तैयार करना। करा जिससे जड़ें गहराई तक जा सके। अगर फसल को बोना है तो मिट्टी को पहले तैयार करना पड़ेगा, किस लिए, तो क्योंकि उसमें जो फसल का जो जड़ होगा वो मिट्टी के गहराई तक जा सके और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के विकास में मदद मिले। मिट्टी को तैयार करना सिर्फ जड़ ही नहीं अंदर जाती है, उससे जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव है ना, वो भी क्या होता है, उसका भी विकास होता है, उसका भी वृद्धि होता है। तो ये बात पे आप ध्यान में रखिएगा। कारण मिट्टी को ढीला करने से हवा, देखिए ये सब पॉइंट है, हवा और पानी मिट्टी में प्रवेश कर सकते हैं, मिट्टी में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। जब मिट्टी ढीला हो जाएगा, जब जुताई नहीं करेंगे मिट्टी का, तो मिट्टी शुरुआत में क्या होता है, काफी ठोस होता है, काफी जटिल होता है, तो पानी को और हवा को जाने में कठिनाई हो सकती है, ना भी जा सकता है, ठीक है, हवा। अब करा क्या, जिससे पौधों को, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर क्या करा, जिससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से मिल सके, ठीक है। तो मिट्टी का जुताई इसलिए करते हैं ताकि पौधों को क्या हो सके, पोषक तत्व, पानी जो भी उसमें मतलब डाला जाता है वो सब आसानी से मिल सके, इसलिए मिट्टी को तैयार करना क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये पहला क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब इसका देखते हैं चौथा का ही दूसरा बुआई है। देखिए इसको दूसरा क्वेश्चन ये है, करा क्वेश्चन वही चौथा, इसका दूसरा ये बुआई। करा बुआई मतलब समझ रहे हैं कि मतलब बीज को बोना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको बोले ना कि कृषि में हर एक काम क्या महत्वपूर्ण है, अगर बीज को बोएंगे नहीं तो फसल काटेंगे कहाँ से भाई साहब, ये भी क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। करा बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, यहाँ पर देखिए लिखा गया है अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, कहने का मतलब है नहीं कि बीज ऐसे ही नहीं कि हाँ बीझा तीझा चाहे तो फिर कीड़ा मकोड़ा वाला उठा के बो देंगे, नहीं। अच्छी गुणवत्ता मतलब अच्छा, यानी कि हाई क्वालिटी के बीज उठाना है आपको, यानी कि मार्केट से, और उसका ही बुआई करना है। तो बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छा होगा, ठीक है। अब करा कि अच्छी किस्म के बीज स्वच्छ, जो अच्छा बीज होता है वो स्वच्छ और स्वस्थ बीज होते हैं। तो स्वच्छ और स्वस्थ बीज होंगे तभी फसल भी आपका क्या होगा, जबरदस्त होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बात को। करा बीज को सीड ड्रिल या हाथों से बोया जा सकता है। नॉर्मली हम लोग क्या होते हैं, हाथों से ही बोते हैं, ठीक है। और जबकि बीज बोने का एक मशीन भी है, उसका नाम क्या है, सीड ड्रिल है, क्या है,
सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बोलते हैं क्या, बीज बोने वाली मशीन को। आप जब लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें हम आपको फोटो भी दिखाए होंगे सीड ड्रिल का, ठीक है। उसमें क्या खूबी होता है, तो वो समय का बचत करता है, और या तो फिर कह सकते हैं कि जो बीज के बीच की दूरी जो होता है ना, वो सीड ड्रिल में हमेशा बराबर बराबर होता है। जबकि हम लोग हाथों से बोएंगे तो दूरी कम और बेसी हो सकता है। और एक बात और कि बीज जमीन के अंदर जो गहराई तक जाता है वो सीड ड्रिल से हमेशा बराबर जाता है। अगर बीज अगर 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है तो हर बीज 5 सेंटीमीटर नीचे ही रहेगा। हम लोग अगर हाथ से बोएंगे तो कोई नीचे कोई ऊपर के कोई एकदम ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो ये होता है खूबी सीड ड्रिल का। आप ध्यान रखिएगा, एक आधुनिक मशीन है, ठीक है। क्या है, बीज बोने का आधुनिक मशीन है। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं नॉर्मली अपने अपने क्षेत्र में। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट जो है क्या है, निराई। ये हो गया तैयार करना, बुआई हो गया, अब ये क्या है, निराई ग। तो करा निराई क्या है, तो ये इसके बारे में आप जानते होंगे। बस यहाँ पे शब्द क्या है, निराई, ये किताबी भाषा है। करा खेतों में मुख्य फसल के अलावा कुछ अवांछित पौधे होते हैं जो मुख्य फसल है। जैसे अगर गेहूं का फसल है तो वो मुख्य फसल है, धान का फसल तो वो मुख्य फसल है। लेकिन धान और गेहूं के खेत में अगर कोई अलग घास वगैरह जन्म जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवांछित पौधे। क्लियर हुआ, बिल्कुल। अब करा जो फसलों के साथ उगते हैं, अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। उसको कोई उगाता नहीं है, किसी का शौक नहीं होता है कि वो उगे, वो खुद ब खुद उग जाते हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है। करा हुआ खरपतवार कहलाता है। उससे हम लोग खरपतवार कहते हैं, कुछ कहते हैं खरपतवार। किससे कहते हैं खरपतवार, तो जो मुख्य फसल के अलावा अवांछित पौधे यानी जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। क्लियर हुआ ना बच्चों। अब करा के आगे कि उससे ही निकालने की क्रिया को, जो खरपतवार मतलब जो फालतू के घास वगैरह है उसको निकालने की क्रिया को ही निराई कहते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे अपने अपने क्षेत्र में बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निकौनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकौनी। क्योंकि अगर धान में अगर घास हो गया तो धान की निकौनी चल रहा है, गेहूं में हो गया तो गेहूं की निकौनी चल रहा है। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल मुफ्त है कमेंट बॉक्स। अब लास्ट का जो पॉइंट है इसका थ्रेसिंग है। क्या है, थ्रेसिंग है। देखिए चौथा ही नंबर क्वेश्चन है, इसका लास्ट पॉइंट क्या है, थ्रेसिंग। क्या है, थ्रेसिंग। कर है कि क्या बोल रहा है, प्यालों, करा प्यालों से अनाज, प्यालों से अनाज या फसलों से बीजों को। प्यालों कहने का मतलब है कि जिस प्रकार फसल से बीज निकालते हैं, जैसे गेहूं का फसल है तो गेहूं का एक होता है ना सबसे ऊपरी पॉइंट में जो जिसमें बीज होता है, उसको लोग बोलते हैं अपनी भाषा में बाल बोलते हैं, गेहूं का बाल, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार किताब की भाषा में इसको बोल रहा है पायलों से, कुछ जैसे पायलों से अनाज या फसलों से बीजों को अलग करने की क्रिया, अलग करने की क्रिया को थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से किया जाता है। कंबाइन मतलब होता है दो मशीन एक साथ जुड़ा होना, ठीक है। यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि कंबाइन नामक एक मशीन है जिसमें दो मशीन एक साथ कार्य करता है, ठीक। अब आके आपको हम बताते हैं आगे। कह जो वास्तव में एक हार्वेस्टर है। क्या है, जिसको हम लोग कंबाइन मशीन बोल रहे हैं वो वास्तव में क्या है, हार्वेस्टर है और थ्रेसर का संयोजन है। संयोजन मतलब जुड़ा होता है, मतलब थ्रेसर और हार्वेस्टर एक ही मशीन में जुड़ा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने भाषा में हार्वेस्टर उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जबकि उसमें दो मशीन कार्य करता है। जैसे हम लोग अगर सिंपली अगर थ्रेसर में गेहूं को लगा झोंकते हैं कटैया के लिए, तो हम लोग हाथों से काट कर लाते हैं पहले गेहूं का फसल, और फिर गेहूं का फसल ला करके गेहूं का फसल थ्रेसर में डालते हैं, तब जाकर हम लोग को क्या मिलता है, गेहूं का दाना मिलता है, यानी कि भूसा अलग हो जाता है। लेकिन जो हार्वेस्टर है वो हार्वेस्टर में मतलब कि गेहूं का जो फसल है उसको खेत से काट भी लेता है खुद, और काट करके उसमें से दाना भी निकाल देता है, एक ही मशीन। उसमें कंबाइन है, वो काटने वाला भी और फिर गेहूं के फसल से गेहूं के दाना निकालने वाला भी। आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो दो मशीन एक ही में, इसलिए इसको बोल रहे हैं कंबाइन नामक मशीन, जिसको लोग हार्वेस्टर बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, एकदम हाथी जैसा चलता है दहाड़ के एकदम खेतों में, ठीक है। बड़े बड़े खेतों को चंद समय में क्लियर कर देता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्वेस्टर या थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मशीन है, क्या करता है, तो फसलों से बीज को अलग करता है, बस सिंपल। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। करा स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद, यहाँ पे अलग अलग है, उर्वरक अलग है खाद अलग है, ठीक है। उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, भिन्न मतलब अलग है। तो आपको यहाँ पर इसको आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक को दो डिवाइड कर दीजिए, इसे बीच में एक रेखा खींच दीजिए लाइन, और एक तरफ क्या लिख दीजिए उर्वरक और दूसरे तरफ क्या लिख दीजिए खाद, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर इसका दे सकते हैं। और यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण हम लोग ऐसे लिखे हैं उर्वरक।
तो उर्वरक क्या है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है? अकार्बनिक लवण है। जबकि आप दूसरी तरफ लिख सकते हैं खाद में कि खाद कार्बनिक पदार्थ है, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखे हैं क्या कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, अवशेष करने का मतलब बचे हुए, ठीक है, पौधों के बचे हुए या गोबर या तो फिर कच्ची, बोल रहा है प्राकृतिक पदार्थ हैं जो गोबर और पौधों के अवशेषों के विघटन करने का मतलब कि सड़ने गलने के बाद जो प्राप्त होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद बोलते हैं। लेक्चर में बहुत अच्छा समझाए थे। अब करा क्या, दूसरा पॉइंट है उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। उर्वरक को कारखानों में तैयार किया जाता है, जबकि खाद खेतों में तैयार की जाती है। तो आपको बताना है कि जो वस्तु अगर कारखाना में तैयार हो रहा है, कारखाना करने का मतलब फैक्ट्री में, ठीक है, जो वस्तु अगर फैक्ट्री में तैयार हो रहा है और एक वस्तु खेतों में तैयार किया जा रहा है ऐसे ही नॉर्मली, तो भाई दोनों में कीमत किसका ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे जो फैक्ट्री में हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि उर्वरक की कीमत अधिक होती है, उर्वरक की कीमत अधिक होती है, जबकि खाद की कीमत बहुत कम होता है, ठीक है। कम खर्च में इसको बनाया जा सकता है और उर्वरक को अधिक खर्च लगते हैं बनाने में, ठीक है। जो आपके घर में आते होंगे DAP, यूरिया, पोटाश, ये सब ज़्यादा पैसा लगता है लाने में, और जबकि खाद जो मतलब फेंकते हैं खचिया वगैरह से क्या खेतों में, वो काफ़ी कम दामों में बन जाता है। अब का रहा अगला तीसरा पॉइंट कि उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है। करा कि उर्वरक जो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, ह्यूमस मतलब मजबूती प्रदान नहीं करता उर्वरक, जबकि करा खाद मिट्टी को भारी तादाद में ह्यूमस प्रदान करते हैं। भारी तादाद कहने का मतलब है कि अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्रदान करता है, ठीक है, देता है कौन? खाद यानी गनौरा, ठीक है। तो एक यहाँ पे खूबी है गनौरा में, ठीक है, खूबी तो ऐसे बहुत है। करा कि ध्यान रखेगा उस बात को, ह्यूमस होता है क्या? ये मतलब मिट्टी के ऊपरी परत में ही बनता है, चीज़ों के सड़ने गलने से ही बनता है, ठीक है। ये मिट्टी के पहले हिस्से में ही रहता है ह्यूमस। करा कि चौथा पॉइंट कि उर्वरक पौधों में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है। हाँ, जो उर्वरक है ना डायरेक्ट पौधों में ही समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मतलब खूब जोरदार से उसको फायदा पहुंचाता है। करा जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब उर्वरक में भर भर के होते हैं, ठीक है, खूब होते हैं। लेकिन करा कि खाद में अपेक्षाकृत करने का मतलब कि उर्वरक के तुलना में जो खाद में होते हैं क्या चीज? पोषक तत्व, वो कम पोषक तत्व होते हैं। इसमें तो भर भर के होता है पोषक तत्व, क्या? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जबकि खाद में ये सब उतना भर भर के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले। संरक्षित करने का मतलब जल बचाओ, ठीक है, जल बचाने की क्रिया को हम बोलते हैं संरक्षित करना। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई को दो विधियों का वर्णन कीजिए। सिंपल है, आपसे पूछा है कि सिंचाई किसे कहते हैं, तो सिंचाई का परिभाषा ये रहा, ठीक। और फिर पूछा है क्या कि सिंचाई के दो विधियों का वर्णन कीजिए, और वो विधि वैसा होना चाहिए जो जल का संरक्षण करे, संरक्षित करे, मतलब बचावे, जल को कम से कम खर्च करे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। करा विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को पानी की पूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। तो बहुत ईजी कि फसलों को समय समय पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फसलों को समय समय पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। हम लोग अपने देहात की भाषा में उसको पटवन बोलते हैं। कुछ बोलते हैं पटवन, है, गेहूं का पटवन चल रहा है, ठीक है। करा सिंचाई की दो विधियां जो पानी का संरक्षण करती है मतलब बचाव करती है, वे इस प्रकार है। इस प्रकार मतलब नीचे देखिए दिया गया है। ये पहला जो है विधि, ये क्या है? छिड़काव प्रणाली, और दूसरा जो है क्या है? ड्रिप प्रणाली है। आपको एक बात बताते हैं कि छिड़काव प्रणाली और ड्रिप प्रणाली, ये दोनों में जो सबसे कम पानी बर्बाद होता है ना, वो ड्रिप में होता है। क्या? ड्रिप में। कैसे, ये आपको आगे पता चल जाएगा। चलिए देखिए, सिंचाई किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन वही पहला देखिए पॉइंट इसका ये है, क्या है? छिड़काव प्रणाली। करा इस विधि में पानी को छोटी छोटी बूंदों के रूप में छिड़कना या फुहारना होता है, ठीक है। एक प्रकार से कर सकते हैं जैसे फुहारा कैसे बरसता है बारिश, ठीक उसी प्रकार से। करा यह कार्य नोजल से होता है। यह कार्य जो होता है मतलब छिड़कने की या फुहारने की, यह नोजल से होता है। यह कार्य क्या होता है? एक नोजल से होता है, जिसमें पानी को पंप करके पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। नोजल के पास तक पानी के पाइप वाले पानी से पहुंचाया जाता है, और फिर इसे हवा में
छिड़का जाता है, पानी अपने आप ऊपर की ओर फेंकता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कई बार पार्क वगैरह में लगा होता है, करा जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें जमीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही जैसे वर्षा होती हो, वर्षा के जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये कृत्रिम वर्षा होता है, यानी कि इसको मनुष्य अपने आप मतलब सिस्टम लगा के बरसाता है, ठीक है, और खेतों में फसल के ऊपर, तो इसको लोग बोलते हैं छिड़काव प्रणाली। इस विधि से भी पानी को लोग बचा सकते हैं, ठीक है। ये सब विधियां वहाँ के लिए कारगर होता है जहाँ पानी की कमी होती है, तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। हम लोग के यहाँ तो एकदम ऐसे ही, ठीक है, आराम से बड़का पाइप से खेतों में गिराते हैं, अपन खेत पट के दूसरे के खेत में, पड़ोसिया के खेत में भी चला जाता है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी। तो ये सब हम लोग के यहाँ नहीं चलता है, ऐसे होना चाहिए, पानी की बचत करना बहुत जरूरी है, ठीक। अगला इसका पॉइंट क्या, ड्रिप प्रणाली। ड्रिप प्रणाली या ड्रिप विधि भी बोल सकते हैं। इस विधि को हम लोग पिछला पुस्तक में देखे थे, इस विधि को छिड़काव प्रणाली को लिखा था क्या कि स्प्रिंकलर विधि, क्या लिखा था इसको, स्प्रिंकलर विधि, यानी कि उसमें ही पानी वैसे ही वर्षा के रूप में बरसता था, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में मतलब इस सिस्टम में पानी पौधों के जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है, एक एक बूंद करके पहुंचता है, समझ रहे हैं ना कि इसमें पानी को बहुत ज़्यादा बचाया जाता है, करा बर्बाद होने से, ठीक है। करा ये फलों के पौधों कौमा बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। जो ड्रिप प्रणाली है ना, ड्रिप प्रणाली का जिसमें ड्रॉप ड्रॉप करके जाता है, बूंद बूंद करके जाता है पानी, ये सबसे अच्छा जो कारगर है, ये किस फसल को है, तो करा फलों के पौधों, फलों के पौधे बहुत सारे चीज हो सकता है, आम हो सकता है, अमरूद हो सकता है, बहुत सारे फल होते हैं, केला हो सकता है, करा बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। करा पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है, मतलब बिल्कुल भी पानी बर्बाद नहीं होता है इसमें, ठीक है। करा यह उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहाँ पानी की उपलब्धता खराब है, कहे ना आपको कि इसमें पानी, ये उन क्षेत्रों के लिए अच्छा कारगर बना देता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, क्या होती है, पानी की कमी होती है, वही लिखा है पानी की उपलब्धता खराब, मतलब जहाँ कम पानी उपलब्ध है, ठीक है, तो उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा ये सिस्टम है, ये विधि है, ठीक है, ड्रिप प्रणाली विधि या ड्रिप विधि, ठीक है, सिंचाई का ड्रिप विधि। तो ये क्वेश्चन दोनों आप समझ चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में, खरीफ गेहूं, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। करा गेहूं आपको पता है कि कुछ रबी फसल है, क्या है रबी फसल, गेहूं रबी फसल है ना, गेहूं जौ ये सब क्या है, रबी फसल है। आप करा उसको खरीफ ऋतु में, मतलब ये जब धान वगैरह बोया जाता है तब इसको अगर उगाया जाए तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, होगा वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, होगा वो नष्ट हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि गेहूं है रबी फसल और खरीफ फसल करने का मतलब बरसात के मौसम में उसको रोपने के लिए बोला जा रहा है, तो वो नष्ट होगा नहीं। देखिए यहाँ पर करा कि गेहूं रबी फसल है, गेहूं रबी की फसल है, करा इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। जो गेहूं है उसको ठंडा ठंडा मौसम चाहिए और उसको मतलब फलने फूलने के लिए, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है क्या, खरीफ के ऋतु में, मतलब खरीफ वाला मौसम में बोने के लिए, कह रहा है यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण, देखिएगा ये उब डूब होके मर जाएगा, ठीक है, गेहूं का फसल। कह रहा है अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा या नष्ट हो सकता है, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा अगर चल गया किसमें, रबी की फसल में, तो रबी की फसल उब डूब होके मर जाएगा, ठीक है, यानी गल जाएगा या पिघल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए खरीफ ऋतु में नहीं उगा सकते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि खरीफ के ऋतु में बारिश अधिक होता है और अधिक बारिश यानी अधिक पानी रबी की फसल को नहीं चाहिए। बात क्लियर हुआ बाबू, अगर हो गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अब करा क्वेश्चन नंबर 8वां कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। करा कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, लगातार उसको मतलब कि राहत ही नहीं लेने दीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे करा है कि मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है, जो मिट्टी है वो फसलों को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। करा ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पौधा बढ़ता है तभी जब मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व होता है, पोषक तत्व भी नहीं रहेगा तो पौधा कैसे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। करा एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है,
पोषक तत्वों की जब कमी हो जाएगी तो फसल बढ़िया होगा? एकदम नहीं बढ़िया होगा। कह रहा है इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो गई तो मिट्टी क्या हो जाएगी? अनुपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। और लगातार आप सही करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी बंजर हो जाएगी, ठीक है। कह रहा अनुपजाऊ हो जाती है। कह रहा और फिर से मिट्टी उपजाऊ बनाने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर फिर से मतलब उसको उपजाऊ बनाना है तो किसान को उसमें क्या देना पड़ता है? खाद देने की आवश्यकता होती है। खाद यानी समझ रहे हैं ना, वही जो खेतों में बनाया जाता है, उससे मिट्टी में क्या होता है? पोषक तत्व वापस आ जाता है। और लगातार फसल बोने से क्या होता है? मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है। तो यही प्रभाव डालता है कि क्या मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है। मेन पॉइंट वही है। तो परिभाषा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना, वो मेन पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोला था कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुपजाऊ क्यों? क्योंकि फसल को चाहिए पोषक तत्व। लगातार फसल रोपिएगा, उसमें उगाइएगा, तो फसल को तो पोषक तत्व लेना ही है। अब मिट्टी में रहबे नहीं करेगा तो देगा घास, खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ हो जाएगा। तो बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए ये है अगला क्वेश्चन का, खरपतवार क्या है? इसके बारे में आप लोग पहले भी देख चुके हैं। करा हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण मतलब होता है कि उसको हम रोक कैसे सकते हैं? ये अच्छा चीज नहीं है, ठीक है, फसलों के लिए अच्छा चीज नहीं है। करा कि देखिए अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। आपको पहले ही बताया है कि उसको कोई बोता नहीं है, किसी को शौक नहीं है कि हम उसको बोए खरपतवार को, अपने आप उग जाता है, ठीक है। करा जिन्हें खरपतवार कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार कहते हैं, ठीक। करा खरपतवार निकालने और देखिएगा, करा निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। तरीके तो ऐसे कई है। करा कि खरपतवार को समय समय पर जमीन से उखाड़ कर या काट कर हटाया जा सकता है। उसको आप हाथों से हटा सकते हैं या कोई औजार से हटा सकते हैं। करा यह एक खुरपी की मदद से किया जा सकता है। वही औजार हो गया क्या? खुरपी। करा खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, अगर कम खेतों में अगर है तो आप हाथों से कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बड़े खेतों में है, अगर ज़्यादा बड़ा खेत में है तो उसको हम लोग हाथों से नहीं पार लगता है, तो उसके लिए कुछ अलग है, रसायनों का उपयोग भी कर सकते हैं। रसायन का नाम क्या है? जैसे करा जैसे 2,4-D, क्या है? 2,4-D नामक दवाई खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये दवाई आपको मिल भी सकता है। कहाँ? बिल्कुल मिल जाएगा ये, मतलब कि आपको आपके निजी मार्केट में मिल जाएगा 2,4-D। इसको ऐसे ही पढ़िएगा, 2,4-D नाम की दवाई है जो घास वगैरह को क्या करता है? मारता है, ठीक है, यानी नष्ट करता है उसका। तो आप लोग इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब करा। देखिए क्वेश्चन कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। करा इस बॉक्स को ऐसा सजाना है कि गन्ने की खेती के लिए क्या हो जाए? मतलब फसल उगाने का जो बढ़िया तरीका है वो तरीका तैयार हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट में क्या करा कि फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है कटाई, चौथा है बुआई, पांचवा है मिट्टी तैयार करना, और छठा है खेतों की जुताई करना, और फिर एक खाद देना। ये समय मतलब आपको सही क्रम से स्टेप बाय स्टेप की कौन सा क्रिया पहले की जाती है, ठीक है। तो फसल को चीनी मिल में भेजना, केतारी को चीनी मिल में भेजना पहले कर सकते हैं? नहीं, वो तो सबसे लास्ट में हो जाएगा भाई साहब, जिस अनुसार से ऑप्शन दिया गया है। देखिएगा, जो सबसे पहला काम होगा इसमें क्या होगा? मिट्टी तैयार करना। सेकंड जो काम होगा इसमें खेत की जुताई करना। और जो तीसरा नंबर काम होगा उसमें, अगर खेत जुता गया तो उसमें क्या करना होगा? फिर बुआई करना होगा, यानी चौथा नंबर, ठीक है। बुआई के बाद तुरंत बाद क्या करना होगा? तो खाद देना होगा। अगर बीज को बो दिए फिर खाद देना होगा, और खाद देने के बाद क्या करना होगा? तो सिंचाई करना होगा ताकि खाद गल सके, ठीक। उसके बाद जब भी होगा तो क्या होगा? कटाई होगा। क्या होगा? कटाई, फसल को आप काटेंगे। और सबसे लास्ट प्रक्रिया है कि जब फसल कट जाएगा तो उसको हम लोग कहाँ पहुँचाएंगे? फैक्ट्री में पहुँचाएंगे, यानी फसल को चीनी मिल में भेजना होगा, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम है। आप लोग क्रम याद रखिएगा, यहाँ से उतार लीजिएगा क्रम, ठीक। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी है, ठीक है। करा नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहले को पूरा कीजिए। करा ऊपर से नीचे। ये देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिंचाई के एक पारंपरिक तरीके, इस प्रकार से आपका किताब में दिया होगा, ठीक है।
इस प्रकार से 2 को दिया होगा, ठीक है, दोनों, एक है ऊपर से नीचे, एक है बाएं से दाएं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको ऊपर से नीचे किए। तो देखिए कह रहा है पहला पॉइंट क्या, कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके। हम आपको बताए होंगे लेक्चर में सिंचाई के कई पारंपरिक तरीके हैं, ठीक है, उसमें से एक बताना है। ऐसे में देखिए पहला पॉइंट दिया क्या, एक, यहाँ एक में है तो यहाँ एक, और ऊपर से नीचे आना है। तो 1 2 3 शब्द का अक्षर है, तो 3 शब्द का अक्षर क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे हम बना के दिखाए हैं आपको, ठीक है, र ह अट रहट, यानी इसमें क्या भरा जाएगा, रहट भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहट हो गया। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। ये किताब के लेक्चर में हम सबसे लास्ट वीडियो में आपको बताएं, ठीक है, सबसे अंतिम में ये आपको लिखा होगा कि बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाएगा। तो इसको भी ऊपर से नीचे ही देखना है, जितना भी क्वेश्चन अभी देखना है सबको ऊपर से नीचे देखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे कोई ही बनेगा। तो कह रहा है क्या कहलाएगा, तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर, यहाँ देखिए दूध दिया हुआ, दूसरा नंबर, तो यहाँ भी दूध दिया हुआ। ऐसे बनेगा क्या, पशुपालन, क्या बनेगा, पशुपालन, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल लीजिए। और वैसे ही अगला क्या है कि फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। आपको पता हो गया होगा कि फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको खरीफ बोलते हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर दिया है, तो तीसरा में देखेंगे हम लोग, 3 देखिए यहाँ पे हिंट किया हुआ है, तीसरा क्या है, तीसरा, तो इसमें हो जाएगा क्या, खरीफ, क्या हो जाएगा, खरीफ, क्या हो जाएगा, खरीफ हो गया। अब करा, तो देखिए यहाँ खरीफ। अब अगला करा है, देखिए नंबर 6 है, इन्हें की चौथा में चल जाएगा। 6 नंबर में कि फसल पक जाने के बाद काटना, फसल पक जाने के बाद काटना, वो क्या कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर इसमें लिखा होगा, यहाँ यहाँ क्या देखिए, कटाई, क्या हो जाएगा, कटाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कटाई हो गया, यानी पक जाए उसको काटेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, कटाई कहलाएगा। तो इस प्रकार से पहली पूरा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ही दूसरा, ये 2 है, एक है ऊपर से नीचे, ये क्या है, बाई से दाएं। अभी जो क्वेश्चन हल होगा ना, ये ई पटी सी पड़ी जाएगा, बाई से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट की ओर। अब करा पहला क्वेश्चन, इसमें भी पहला नंबर में कि शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो बताइए, अब ऊपर से नीचे नहीं जाना, अब इधर से इधर जाना, ठीक। तो र अभी क्या हो जाएगा, रबी, र अभी पहला में क्या हो जाएगा, रबी, तो देखिए रबी है, बाएं से दाएं। चौथा नंबर में बोल रहा है कि एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा। तो आपको बताएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाना है, क्या कहलाएगा, फसल कहलाएगा। चौथा कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चौथा, तो फसल क्या हो जाएगा, फसल, ठीक है। वहाँ पर गलत लिखा गया, स नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, फसल होगा, ध्यान में रखिएगा बात को। अगला है 5वां नंबर की रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, पोषक मतलब समझ रहे हैं, वही क्या होता है जो यूरिया डीएपी जिसमें रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रासायनिक। अब करा क्या कि उसको क्या हम बोलेंगे, तो उर्वरक। नंबर यहाँ देखिएगा 5, तो 5 नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा गया है, इसको चलना है क्या, तो ऐसे चलना, उर्वरक, क्या हो जाएगा, उर्वरक, ठीक। अब छठा में करा कि खरपतवार हटाने की क्रिया प्रक्रिया, तो 7वां नंबर में, तो 7वां कहाँ लिखा गया, देखिए यहाँ पर छपा हुआ है 7वां, यहाँ पे है। तो 7वां में लिखा गया क्या, निराई, क्या हो जाएगा, निराई, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। ये चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और ये क्या था, सबसे इजी क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबका, जो भी बच्चे हैं या बड़ों हैं, सबको क्या है, बहुत दिल से क्या है, धन्यवाद है। तो बस इस वीडियो में इतना क्वेश्चन सर आप देखिए, इस क्वेश्चन को हम तो कहेंगे कि अपना कॉपी में उतार लीजिए, और नहीं उतार सकते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक अध्याय से आपको इतना सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस चैप्टर का हम वीडियो देंगे, तो आप उसको याद रखिएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ एक चैप्टर पढ़े हैं तो उस चैप्टर के बारे में हमें कुछ जानकारी है। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।